नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आकाश जीएस अकेडमी में। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं को पढ़ करके उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को खत्म कर लिया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो से उत्तर प्रदेश का इतिहास शुरू करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, गंगा के मैदान में स्थित उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को प्राचीन समय में मध्य देश के नाम से जाना जाता था। कौन सा क्षेत्र? गंगा के मैदान में स्थित जो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र था दोस्तों उसे मध्य देश के नाम से जाना जाता था। इतिहास को साक्ष्यों के आधार पर मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। अब इनके बारे में दोस्तों हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है प्रागैतिहासिक काल। चलिए जानते हैं। इसे पाषाण काल भी कहा जाता है क्योंकि इस समय मुख्य रूप से पत्थर के औजार के साक्ष्य दोस्तों इसमें हम लोगों को मिले हैं। अब पाषाण का मतलब होता है दोस्तों पत्थर। पाषाण का दोस्तों मतलब होता है पत्थर, और इस एज में, इस पीरियड में पत्थर के औजार के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, इसीलिए इसका नाम पाषाण पाषाण काल पड़ा। अब इसके भी तीन भाग हैं दोस्तों। पहला है पूरा पाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक एज, दूसरा है मध्य पाषाण काल यानी कि मेसोलिथिक एज, और तीसरा है नव पाषाण काल यानी कि नियोलिथिक एज। तो पूरा पाषाण काल में दोस्तों क्या था? शिकार और खाद्य संग्रह का यह युग युग था दोस्तों। इस समय दोस्तों यानी कि पूरा पाषाण काल में मानव जो है कृषि करना नहीं जानता था। वो शिकार से अच्छी तरीके से परिचित था और खाद्य संग्रह से, और इसी इसी से अपना जो है आजीविका चलाता था। मध्य पाषाण काल में दोस्तों पशुपालन की शुरुआत हो गई और छोटे छोटे औजार ये लोग बनाने लग गए, यानी कि शिकार से वो लोग अब पशुपालन की तरफ बढ़ने लगे। उसके बाद आया दोस्तों नव पाषाण काल, यानी कि इसमें दोस्तों पूरी तरीके से जो है ये लोग कृषि करना सीख गए और स्थायी निवास बनाने लगे। कहने का मतलब है दोस्तों, जब कृषि करना सीख गया तो कृषि की देखभाल के लिए उनको खेत के पास ही रहने की आवश्यकता महसूस हुई। इसीलिए उन्होंने क्या किया? कृषि की देखरेख करने के लिए, यानी खेती की देखरेख करने के लिए खेती के पास ही जो है, खेत के पास ही वो लोग स्थायी निवास बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। अब देख लेते हैं दोस्तों, दूसरे नंबर पे है आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इस काल में लिखित साक्ष्य तो मिले हैं दोस्तों, लेकिन इन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये जो समय है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का समय है। इनके साक्ष्य को अभी तक जो है पढ़ा नहीं गया दोस्तों। इसे कांस्य युग भी कहते हैं, ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार आलमगीरपुर मेरठ तक का है। ये याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार कहाँ तक है? आलमगीरपुर मेरठ तक है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है एग्जाम में। अब तीसरा है दोस्तों ऐतिहासिक काल, वह काल जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और वहां उन्हें पढ़ा जा चुका है। तो इसे लौह काल यानी कि आयरन एज के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके भी तीन पार्ट है दोस्तों, वैदिक सभ्यता, महाकाव्य काल और महाजनपद काल। यानी कि ऐतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा गया है। पहला वैदिक काल, दूसरा महाकाव्य काल और तीसरा है महाजनपद काल। वैदिक सभ्यता में दोस्तों वेदों की रचना और आर्यों का विस्तार हुआ दोस्तों, और महाकाव्य काल में रामायण और महाभारत जैसे दो महाकाव्यों की रचना हुई, और महाजनपद काल में 16 महाजनपदों में से 8 जो है दोस्तों महाजनपद वो उत्तर प्रदेश में है। यानी कि 16 महाजनपदों के काल को महाजनपद काल कहते हैं, और इन 16 महाजनपदों में से 8 जो है आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। मौर्य काल की बात कर लेते हैं दोस्तों। सम्राट अशोक और मगध का उत्कर्ष दोस्तों इसी मौर्य काल में हुआ, और गुप्त काल की अगर बात करें तो इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अब मध्य पाषाण काल की बात कर लेते हैं दोस्तों। मध्य पाषाण काल पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का एक संक्रमण काल यानी कि ट्रांजिशन पीरियड था। अब सूक्ष्म पाषाण उपकरण क्या है देख लेते हैं। इस काल में पत्थर के औजार बहुत छोटे हो गए थे जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। यानी कि मध्य पाषाण काल में दोस्तों इसमें क्या हुआ? माइक्रोलिथ यानी कि छोटे छोटे पत्थरों के उपकरण का यूज करना मानव ने शुरू कर दिया था। पशुपालन का भी प्रारंभ दोस्तों यहीं से माना जाता है। कहाँ से? मध्यकाल से, मध्य पाषाण काल से। मानव ने शिकार के साथ साथ पशुपालन की शुरुआत की, और इनका जो पहला पालतू पशु था दोस्तों वो कुत्ता था। याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार आ चुका है। जलवायु परिवर्तन की अगर बात करें तो बर्फ की जगह हरियाली और गर्म जलवायु की शुरुआत दोस्तों मध्य पाषाण काल से ही मानी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मध्य पाषाण कालीन स्थल यानी कि मीसोलिथिक साइट्स के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश मध्य पाषाण काल के साक्ष्यों की दृष्टि से बहुत समृद्ध है। चलिए देख लेते हैं साइट्स कौन कौन सी स्थल हैं। पहला है सराय नाहर राय दोस्तों, दूसरा है महदहा, तीसरा दमदमा और चौथा है चोपनी मांडो। तो सराय नाहर राय की बात करें तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है दोस्तों? ये है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों ये है प्रतापगढ़, यहीं पर दोस्तों आपका सराय नाहर राय जो कि मध्य पाषाण कालीन साइट है, ये
प्रतापगढ़ में है। और इसकी विशेषता क्या है? मानव अस्थिपंजर और युद्ध के प्राचीनतम साक्ष्य। दोस्तों यहाँ से मानव के अस्थिपंजर और युद्ध के प्राचीनतम साक्ष्य जो है प्रतापगढ़ यानी कि सराय राय नहर से मिले हैं। महदहा की बात करें तो ये भी प्रतापगढ़ में है दोस्तों। ये मृग श्रृंग यानी कि हिरण के सींग के छल्ले और स्त्री पुरुष के साथ दफनाने के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। दमदमा दोस्तों ये भी प्रतापगढ़ में है। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल एक साथ पाए गए हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से पाए गए हैं? याद रखिएगा प्रतापगढ़, और जो साइट थी दमदमा। चोपनी मांडो की अगर बात करें तो ये है दोस्तों प्रयागराज में। ये है आपका प्रयागराज। तो चोपनी मांडो प्रयागराज में है। और व्यवस्थित ग्रामीण जीवन और मिट्टी के बर्तनों यानी कि हैंडमेड पॉटरी के साथ दोस्तों यहाँ से चोपनी मांडो से आपको देखने को मिलेंगे। अब नवपाषाण काल की बात कर लेते हैं यानी कि नियोलिथिक पीरियड की। तो इस काल को मानव क्रांति का काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें कृषि और पहिए के आविष्कार ने मानव जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया। तो याद रखिएगा कि मानव क्रांति का काल किसे कहा जाता है? नवपाषाण काल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो है कृषि और पहिए का आविष्कार हुआ था, विशेष रूप से पहिए का आविष्कार हुआ था, इसलिए इसे मानव क्रांति का काल कहते हैं। प्रमुख तथ्य देख लेते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी में सर्वप्रथम ली मैस्यूरियर ने इस काल के पत्थर के उपकरण प्राप्त किए थे, याद रखिएगा। स्थायी जीवन की बात करें तो मानव ने शिकार छोड़कर कृषि और पशुपालन के कारण स्थायी रूप से बसना शुरू कर दिया। याद रखिएगा, मानव ने यहाँ पर शिकार छोड़ दिया, यानी कि उसका जो आजीविका का मुख्य साधन वो अब शिकार करना नहीं था, अब पशुपालन और कृषि हो गया था। याद रखिएगा, इसे इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के नवपाषाण कालीन प्रमुख स्थल यानी कि न्यूलिथिक साइट्स इन यूपी देख लेते हैं। कौन सा स्थल है, किस जिले में है, और इसका जो एविडेंस है, क्या क्या एविडेंस मिला है, चलिए देखते हैं। पहला है दोस्तों कोल्डी हवा। कोल्डी हवा दोस्तों कहाँ पर है? ये प्रयागराज बेलन घाटी में है। और इसमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? विश्व में धान चावल की खेती के प्राचीनतम प्रमाण लगभग 6500 ईसा पूर्व साक्ष्य मिले दोस्तों। यानी कि 6500 ईसा पूर्व वहां पर क्या था? धान की खेती के प्रमाण दोस्तों वहां से मिल गए हैं। कहाँ से? कोल्डी हवा, जो कि प्रयागराज में है। लहुरा देव से क्या मिला है? संत कबीर नगर में स्थित है लहुरा देव। यह भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। यहाँ से भी चावल के दाने आपको प्राचीनतम साक्ष्य चावल के दाने के रूप में दोस्तों मिले हैं। ये महगड़ा क्या है? महगड़ा दोस्तों, महगड़ा भी एक प्राचीनतम स्थल है जो कि प्रयागराज में स्थित है। यहाँ से पशुबाड़ा यानी कैटल पेन और गोलाकार झोपड़ियों के साक्ष्य महगड़ा से मिला है। और पंचोह, पंचोह भी दोस्तों एक स्थल है, पुराना प्राचीन यानी कि न्यूलिथिक साइट है। और यहाँ ये दोस्तों आपका प्रयागराज में स्थित है। प्राचीन मिट्टी के बर्तनों के अवशेष दोस्तों यहाँ से यानी कि पंचोह से मिले हैं। अब तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए दोस्तों, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसकी मुख्य गतिविधि क्या थी? पूरा पाषाण काल की शिकार था, यानी कि यहाँ पर प्रमुख पेशा मानव का क्या था? शिकार करना था। और मध्य पाषाण काल में क्या हो गया? शिकार और पशुपालन, यानी कि शिकार में पशुपालन जुड़ गया। उसके बाद जब नियोलिथिक यानी कि नवपाषाण काल में आए तो मानव ने शिकार करना छोड़ दिया, यानी कि कहने का मतलब है शिकार उसका मुख्य पेशा यानी कि आजीविका का मुख्य साधन नहीं था, नहीं हो गया। और कृषि और स्थायी निवास दोस्तों, यानी कि कृषि जो है आजीविका का उसका मुख्य साधन हो गया। नवपाषाण काल में शिकार करना छोड़ दिया। औजार की अगर बात करें तो बड़े पत्थरों के औजार बनाते थे पूरा पाषाण काल के लोग। मध्य पाषाण काल के लोग छोटे पत्थरों से बनाते थे। और नवपाषाण काल में पॉलिश्ड यानी कि पॉलिशदार पत्थरों का यूज करके औजार बनाया जाता था। यूपी का प्रमुख स्थल बेलन घाटी, यानी कि पूरा पाषाण काल की अगर बात करें तो प्रमुख स्थल यूपी में कौन सा है? पूरा पाषाण काल का बेलन घाटी है। और मध्य पाषाण काल का जो प्रमुख स्थल है दोस्तों यूपी में, वो कौन सा है? सराय नाहर राय है। और कोल्डी हवा की अगर बात करें, लहुरा देव, ये नव पाषाण काल का उत्तर प्रदेश का प्रमुख स्थल है। अब ताम्र पाषाण काल यानी कि चाल्कोलिथिक एज की बात कर लेते हैं। इस काल में मानव ने पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग शुरू किया, जिससे बस्तियों का स्वरूप बदला। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों? पत्थर के साथ साथ तांबे का भी यूज शुरू हो गया था और बस्तियों का स्वरूप इसी से जो है बदल गया था। अब इसमें धातु का ज्ञान होने लगा लोगों को, मानव को तांबे का ज्ञान हो चुका था। बस्तियां इस काल में सर्वप्रथम बड़े बड़े गांवों की स्थापना हुई। मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तनों की अगर बात करें तो चित्रित मृदभांड के अवशेष प्राप्त हुए, यानी कि जो ये लोग पॉटरी बनाते थे तो इसमें चित्र बना दिया करते थे, ऐसे ऐसे करके चित्र बना दिया करते थे इन पॉटरीज में। उत्तर प्रदेश के गंगा जमुना दोआब में इस संस्कृति को गौरिक मृदभांड संस्कृति भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। ताम्र पाषाण काल को गौरिक मृदभांड संस्कृति भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अब प्रमुख पुरातात्विक स्थल की बात कर लेते हैं यूपी के संदर्भ में दोस्तों, मतलब यूपी में कौन कौन से हैं। पहली बार इसकी खोज बिसौली, बदायूं तथा राजपुर, परसू, बिजनौर नामक स्थानों पर हुई थी।
यानी कि इन स्थलों की खोज कहाँ पे हुई थी? बदायूं में और बिजनौर में। पश्चिमी यूपी की बात करें तो मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर से ताम्रपाषाण कालीन प्रमाण मिले हैं। और दक्षिण पूर्वी यूपी की अगर बात करें तो बांदा, मिर्जापुर, इलाहाबाद तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह एवं नरहन प्रमुख स्थल हैं। धातु का प्रयोग की अगर बात करें तो मानव ने पत्थर के साथ तांबे का प्रयोग प्रारंभ कर दिया था। इस काल में पहली बार बड़े-बड़े गाँवों की भी स्थापना हुई दोस्तों। और अगर अर्थव्यवस्था की अगर बात करें दोस्तों, इस सभ्यता के लोग नगरों के बजाय गाँवों में रहते थे और पशुपालन एवं कृषि इनकी अर्थव्यवस्था के मुख्य स्रोत थे। याद रखिएगा, पशुपालन और कृषि इनका मुख्य स्रोत हो गया था। खैराडीह की बात करें तो इसे भगवान परशुराम का जन्म स्थल भी माना जाता है। आदि ऐतिहासिक काल की बात कर लेते हैं, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की। तो यह वह काल है दोस्तों जिसके लिए लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, लेकिन उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अब इसमें धातुओं के प्रयोग का क्रम देख लेते हैं दोस्तों। मानव द्वारा धातुओं के उपयोग का सही क्रम निम्नलिखित है, यानी कि सबसे पहले कौन सी धातु बनाई मानव ने? सबसे पहले पहले बनाया तांबा। दूसरे नंबर पर बनाया कांसा। अब कांसे को कैसे बनाया? तांबे और टिन को मिला दिया और कांसा बना दिया। लोहे की अगर बात करें तो सबसे अंत में लोहा ही प्रयोग में आया था। ये क्रम याद रखिएगा दोस्तों। सबसे पहले तांबा है, मतलब कॉपर है, फिर है ब्रॉन्ज, उसके बाद है आयरन। तो CBI, ये याद रखिएगा, CBI। हड़प्पा यानी कि सिंधु सभ्यता, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, यानी कि ब्रोंज एज सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ का जो मानव है ब्रॉन्ज बनाना दोस्तों सीख गया था, इसलिए इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता का ही अध्ययन किया जाता है। इसका जो काल है दोस्तों 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। ये कार्बन डेटिंग के अनुसार है। हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें तो ये इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं, आपको आपको पता ही है। और खोज की बात करें तो इसकी जो सिंधु सभ्यता की खोज की थी 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, कई बार आ भी चुका है। यूपी ट्रिपल एस सी में ये कई बार ये आया है। धातुओं का क्रम, मानव ने सबसे पहले तांबा, फिर कांसा, फिर अंत में लोहे का प्रयोग किया। नगर नियोजन, यह अपने उत्कृष्ट नगर नियोजन और जल निकासी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में हड़प्पा के साक्ष्य देख लेते हैं दोस्तों। अब आलमगीरपुर मेरठ में, यह हिंडन नदी के किनारे दोस्तों स्थित है। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हिंडन नदी के किनारे कौन सा हड़प्पा स्थल है, ये क्वेश्चन आता है। तो यह है आलमगीरपुर, यानी कि मेरठ। देख लीजिए मैप में मेरठ कहाँ पर है, ये बागपत के बगल में मेरठ है। इसका उत्खनन 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा करवाया गया था। यहाँ से कपास की खेती के महत्वपूर्ण प्रमाण मिले हैं, यानी कि कपास की खेती के महत्वपूर्ण प्रमाण कहाँ से मिले दोस्तों? मेरठ से मिले हैं। बड़ागांव एवं हुलास, सहारनपुर, इन स्थलों से ही हड़प्पाकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। जीवन शैली की अगर बात करें तो यहाँ के लोग मुख्य रूप से गाँवों में निवास करते थे। याद रखिएगा दोस्तों, जो हड़प्पा के लोग थे वो कहाँ रहते थे? गाँवों में रहते थे। सहारनपुर की बात करें तो बड़ा गांव एवं हुलास, ये दो स्थल हैं। और बुलंदशहर की बात करें तो मानपुरा क्षेत्र से कुछ साक्ष्य, यहाँ प्राचीन साक्ष्य दोस्तों प्राप्त हुए हैं। मुजफ्फरनगर की बात करें तो मांडी गांव एवं कैराना क्षेत्र से कुछ अवशेष, यानी कि ऐतिहासिक साक्ष्य मिले हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बागपत यानी कि सनौली गांव की। यहाँ से 3 नरकंकाल मिले हैं। इनकी लंबाई 5 फुट 4 इंच है और इनके हाथों में तांबे के कड़े पाए गए हैं, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की लौह युगीन संस्कृति के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि आयरन एज कल्चर की। तो ताम्रपाषाण और कांस्य युग के बाद भारत में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ, जिसने कृषि और युद्ध कौशल में क्रांति ला दी। प्रमुख क्षेत्र अही छत्र, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, मथुरा, श्रावस्ती और काम्पिल्य। अब मृदभांड की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इन स्थलों से विशिष्ट प्रकार के चित्रित भूषण मृदभांड प्राप्त हुए हैं, जिन्हें गौरिक मृदभांड भी कहते हैं। धातु के प्रयोग की बात करें दोस्तों, मानव ने तांबे और कांसे के बाद सबसे अंत में लोहे का प्रयोग किया। ये मैंने पिछले स्लाइड में पढ़ा है आपको। अतरंजी खेड़ा एटा जिला दोस्तों एक महत्वपूर्ण लौह स्थल है, याद रखिएगा। ये अतरंजी खेड़ा कौन सा स्थल है? महत्वपूर्ण लौह स्थल है। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में लोहे के प्रयोग और कृषि के विकास को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। अब अतरंजी खेड़ा के बारे में आगे बात करते हैं। यह काली नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। धातु शोधन की अगर बात करें, यहाँ से लोहे को पिघलाने और साफ करने वाली धातु शोधन भट्टी मिली है। कहाँ से? अतरंजी खेड़ा से। कृषि के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से गेहूं एवं जौ के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में लौह युग के दौरान एक व्यवस्थित कृषि समाज विकसित हो चुका था। यानी कि अतरंजी खेड़ा ये बताता है कि लौह युग के दौरान यहाँ पर एक कृषि समाज जो है विकसित जो है हो चुका था। ऐतिहासिक काल यानी कि लौह काल की बात कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारत में एक नवीन सभ्यता का उदय हुआ, जिसे वैदिक या आर्य सभ्यता कहा जाता है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से ऐतिहासिक काल को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला तो है वैदिक काल, दूसरा है दोस्तों महाजनपद काल, और दूसरा है महाकाव्य काल, तीसरा है महाजनपद काल।
वैदिक सभ्यता के बारे में देख लेते हैं। इसका समय है दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। यह भारत की एक अत्यंत समृद्ध सांस्कृतिक आधारशिला है। निर्माता की अगर बात करें तो इस सभ्यता की स्थापना आर्यों के द्वारा की गई थी। ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये है दोस्तों। प्रकृति की बात करें, यह मुख्य रूप से एक ग्रामीण सभ्यता यानी कि रूरल सिविलाइजेशन थी। कई लोग इसको जो है अर्बन मान लेते हैं और एग्जाम में गलत कर देते हैं, याद रखिएगा ये रूरल है। ठीक है। भाषा की बात करें तो आर्यों की मुख्य भाषा संस्कृत थी। अब विशेषता देख लेते हैं ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की। अब इसके स्रोत की अगर बात करें तो केवल ऋग संहिता से ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से मिलती है। मुख्य केंद्र की बात करें, यानी कि ऋग्वैदिक काल का मुख्य केंद्र कहाँ क्या था दोस्तों, कहाँ पे था? पंजाब एवं सिंधु क्षेत्र ऋग्वैदिक काल का मुख्य केंद्र था, और उत्तर वैदिक काल का मुख्य केंद्र मध्य प्रदेश यानी कि वर्तमान उत्तर प्रदेश था। विस्तार की अगर बात करें तो सप्त सिंधु प्रदेश तक यह सीमित था, लेकिन उत्तर वैदिक काल की अगर बात करें तो सरस्वती नदी से गंगा नदी दोआब तक का ये क्षेत्र फैला हुआ था, काफी विस्तृत क्षेत्र था। अब मध्य देश में कुरु और पांचाल जैसे विशाल राज्य थे। ये जो दोस्तों मध्य देश की हमने यहाँ पे बात की है, यानी कि उत्तर वैदिक काल में, तो यहाँ पे कौन? कुरु और पांचाल जैसे विशाल राज्य थे। कुरु की बात करें तो इसकी राजधानी आसम दीवत यानी कि इंद्रप्रस्थ थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी दोस्तों। और क्षेत्र विस्तार की बात करें तो आधुनिक मेरठ, दिल्ली व थानेश्वर का क्षेत्र जो है पूरा कुरु का क्षेत्र था। अब दोस्तों विशेष देख लेते हैं। यह महाभारत काल के प्रमुख केंद्रों में से एक था, यानी कि कुरु जो है महाभारत काल के प्रमुख केंद्रों में से एक था। और अगर पांचाल की बात करें दोस्तों तो इसकी राजधानी थी काम्पिली, और उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है दोस्तों। और दक्षिणी की काम्पिली थी, यानी कि उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी जो थी वो काम्पिली थी। क्षेत्र विस्तार की बात करें, यानी कि पांचाल का क्षेत्र कहाँ कहाँ तक था? आधुनिक बरेली, बदायूं और फरुखाबाद तक फैला हुआ था। अब कौशाम्बी की बात कर लेते हैं। साक्ष्य देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पकी ईंटें, ठीक है, यानी ब्रिक्स का उपयोग जो है किया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का उपयोग किया गया था। यह वत्स महाजनपद की राजधानी थी। तो जो ये कौशाम्बी है, किसकी राजधानी थी दोस्तों? ये वस्त महाजनपद की राजधानी थी, जो वर्तमान प्रयागराज के निकट स्थित है। याद रखिएगा, वस्त जो है कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज के निकट। महाकाव्य काल की बात कर लेते हैं दोस्तों, यानी कि एपिक पीरियड की। तो उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण को महाकाव्य काल के रूप में जाना जाता है। इसमें मुख्य रूप से दो महान ग्रंथों की चर्चा की जाती है। कौन कौन सी? पहला तो है रामायण, जिसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे दोस्तों। और रचना स्थल की बात करें तो महर्षि वाल्मीकि ने इसकी रचना ब्रह्मावर्त में की थी दोस्तों। ये याद रखिएगा, सबको पता होता है कि रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि, लेकिन इसके रचना स्थल जल्दी किसी को मालूम नहीं होता है। तो याद रखिएगा, ब्रह्मावर्त में इसकी रचना जो है महर्षि वाल्मीकि ने की थी, जो वर्तमान में कहाँ पे? बिठूर कानपुर के पास गंगा नदी के तट पर स्थित है। वाद्य की बात करें तो संस्कृत साहित्य में इसे आदि काव्य कहा जाता है, यानी कि रामायण को आदि काव्य कहा जाता है संस्कृत साहित्य में। श्लोक की बात करें तो इसमें 24,000 श्लोक हैं, और अन्य नाम, इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? श्लोकों की संख्या के कारण इसे चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीन चार पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। रचना स्थल पहला, तो दूसरा, इसका दूसरा नाम क्या है? आदि काव्य है। और तीसरी बात, चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी इसे कहा जाता है, ये याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं महाभारत की, जिसके रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं, और इसकी मूल कथा हस्तिनापुर के कुरु वंश के संघर्षों से संबंधित है। कौन सा वंश है? याद रखिएगा, कुरु वंश से संबंधित है महाभारत। प्राचीन नाम की बात करें तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। श्लोक की संख्या इसमें 1 लाख से भी अधिक है, और इसका दूसरा नाम है सत सहस्री संहिता भी इसे दोस्तों कहा जाता है। अब महाजनपद काल के बारे में देख लेते हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से ज्ञात होता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था। तो 16 महाजनपदों की जानकारी कहाँ से मिलती है दोस्तों? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपका यूपी ट्रिपल एससी ने तो इसे कई बार पूछा है, साथ ही आरओ में भी इसे कई बार पूछा गया है कि 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। इन 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद वर्तमान में उत्तर प्रदेश में दोस्तों स्थित है। इन्हीं 8 के बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे। पहला है दोस्तों पांचाल, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अहिछत्र और काम्पिली इसकी राजधानी है। इसका क्षेत्र है क्षेत्र विस्तार बरेली, बदायूं, फरुखाबाद के आसपास। दूसरा है कुरु दोस्तों, इंद्रप्रस्थ, जिसकी राजधानी है, और मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर के आसपास का क्षेत्र है। तीसरा है वस्त्र दोस्तों, कौशाम्बी, यानी प्रयागराज के पास, प्रयागराज के आसपास का जो क्षेत्र है वो वत्स है। सूरसेन की बात करें तो ये मथुरा है दोस्तों। मथुरा के आसपास का क्षेत्र ही सूरसेन कहलाता है दोस्तों। कौशल की बात करें, कौशल महाजनपद की बात करें तो साकेत, अयोध्या और श्रावस्ती, यानी कि पूरा अयोध्या के आसपास का क्षेत्र है। मल्ल की बात करें तो कुशीनगर, यानी कि मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर थी। कुशीनगर और देवरिया के आसपास का जो क्षेत्र है वो मल्ल से संबंधित है दोस्तों। काशी महाजनपद की बात करें तो ये वाराणसी के आसपास का पूरा क्षेत्र जो है आपका
काशी से संबंधित है। और चेदी की बात करें तो सुक्तमती यानी कि बांदा जिला, बांदा और बुंदेलखंड के आसपास का जो क्षेत्र है दोस्तों, वो चेदी महाजनपद का है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों प्राचीन उत्तर प्रदेश का जो प्राचीन इतिहास है अभी यहीं पे नहीं खत्म हुआ है। अगली वीडियो में इसका दूसरा पार्ट में लेकर के आऊँगा। उसमें बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ और और भी कई सारी चर्चाएँ उसमें होंगी। तो दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।